जंगल में उस दिन बहुत तेज आंधी चल रही थी। रानो चिड़िया सुबह से दाने की तलाश में थी, लेकिन उसे एक भी दाना नहीं मिला था। वो बहुत दुखी थी। हे भगवान, आज मौसम कितना खराब है। मेरे बच्चे घर पर भूखे बैठे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? तभी रानो की नज़र नदी किनारे पड़ी एक बूढ़ी चिड़िया पर गई, जो भूख और प्यास से तड़प रही थी। रानो अपना दुख भूलकर उसके पास गई। बेटी, थोड़ा पानी, मुझे बहुत प्यास लगी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। वर्षा, प्रियंका गौतम, अलका सिंह, लोकेश, अंकिता खरवार। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम ये है। अम्मा, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। रानो ने अपने परवाह किए बिना जो थोड़ा सा खाना उसने अपने बच्चों के लिए बचा रखा था, वो उस बूढ़ी चिड़िया को दे दिया। तुम बहुत दयालु हो बेटी। तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी तुमने मेरी मदद की। ये लो, ये एक जादुई बीज है, इसे अपने घर के पास बो देना। धन्यवाद अम्मा, लेकिन इससे क्या होगा? ये तुम्हारी गरीबी दूर कर देगा। बस इसका इस्तेमाल समझदारी से करना। रानो अपने घोंसले में लौटती है। कुकू और गुड़िया रो रहे थे। घोंसला बहुत पुराना और कमजोर था। माँ, आप आ गई, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, क्या आप हमारे लिए खाना लाई हैं? मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, आज मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला पाई, लेकिन मैं एक जादुई बीज लाई हूँ। शायद कल हमारी किस्मत बदल जाए। रात का समय, रानो उदास मन से जमीन में वो बीज बो रही थी। बच्चे ऊपर से देख रहे थे। रानो ने वो बीज जमीन में दबा दिया और भगवान से प्रार्थना की। उसे नहीं पता था कि सुबह क्या होने वाला है। हे ईश्वर, मेरे बच्चों को अब और दुख मत देना, उनकी रक्षा करना। सूरज की पहली किरण के साथ जहाँ बीज बोया था, वहाँ एक बड़ा सुंदर भूरे रंग का चॉकलेट का घर खड़ा था। अगली सुबह जब रानो और बच्चों की नींद खुली, तो वे हैरान रह गए। उनकी टूटी हुई डाल के नीचे एक शानदार घर था, जो पूरा का पूरा चॉकलेट का बना था। माँ देखो, ये तो चॉकलेट का घर है। क्या खुशबू आ रही है। ये तो सचमुच जादू है। चलो बच्चों, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बच्चे और रानो घर के अंदर जाते हैं। माँ, ये दीवार कितनी मीठी है। ये तो दुनिया का सबसे अच्छा घर है। धीरे खाओ बच्चों, अब ये हमारा ही घर है। हमें अब धूप और बारिश से डरने की जरूरत नहीं। वे तीनों बहुत खुश थे। उन्हें स्प्ली की उनके दुख हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। कालू कौवा उस चॉकलेट के घर को अपने पैर से देख रहा था। रानो चिड़िया खिड़की से देख रही थी। अरे वाह, रानो के तो मजे आ गए। चॉकलेट का महल। लेकिन रानो, ये मत भूलो कि प्रकृति के नियम कभी नहीं बदलते। कालू भाई, आप भी आइए और थोड़ा चख लीजिए। नहीं नहीं, मैं तो तिनकों के घोंसले में ही ठीक हूँ। मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोपहर होते होते सूरज की गर्मी बढ़ने लगी, और जैसा कि कालू कौवे ने सोचा था, चॉकलेट का वो सुंदर घर पिघलने लगा। माँ देखो, छत से कुछ टपक रहा है। मेरे पंख चिपचिपे हो रहे हैं। अरे नहीं, ये घर तो पिघल डर रहा है। बच्चों, जल्दी बाहर निकलो। रानो और बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा पिघलकर जाम हो गया। माँ, ये दरवाज़ा तो खुल नहीं रहा। अब कैसे बाहर जाएंगे? घबराओ मत गुड़िया, मेरा हाथ पकड़ो। हमें किसी भी तरह इस लालच के महल से निकलना होगा। जोर लगाओ। बड़ी मुश्किल से रानो ने अपने बच्चों को खींचकर बाहर निकाला। देखते ही देखते वो सुंदर महल पिघलकर जमीन पर एक मीठा कीचड़ बन गया। शुक्र है भगवान का, तुम दोनों सुरक्षित हो। हम बाल बाल बचे। माँ, हमारा सुंदर घर और खाना सब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? शाम का समय, रानो और बच्चे नदी में नहाकर साफ हो चुके हैं और वापस अपने पुराने टूटे घोंसले को सही कर रहे थे। बच्चों, आज हमने एक बड़ी सीख सीखी है।
बिना मेहनत के मिला हुआ जादू ज्यादा दिन नहीं टिकता। तिनका तिनका जोड़कर बनाया हुआ हमारा ये घोंसला ही हमारा असली और सुरक्षित घर है। आप सही कह रही हैं माँ। अब हम लालच नहीं करेंगे, हम मेहनत करेंगे। अगली सुबह रानो और बच्चों ने सोचा था कि मुसीबत टल गई, लेकिन उस मीठी चॉकलेट की खुशबू ने जंगल की चींटियों को बुला लिया था। वे सब रानो के पेड़ पर चढ़ने लगीं। माँ नीचे देखो, हजारों चींटियाँ हमारे पेड़ पर आ रही हैं। अगर वे ऊपर आ गई तो हमें काट खाएंगी। ओह, ये उसी चॉकलेट के लालच का नतीजा है। हमें तुरंत यहाँ से उड़ना होगा और कुछ दिन किसी दूसरी जगह रहना होगा जब तक बारिश उस मीठे कीचड़ को साफ ना कर दे। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने ही उस घर की जिद की थी। अब हमारा पुराना घर भी खतरे में पड़ गया। चींटियों के डर से रानो अपने बच्चों को लेकर दूर एक खेत में आ गई। आज बच्चों ने भी माँ का हाथ बटाने का फैसला किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की। शाबाश बच्चों, देखो मेहनत से ढूंढा गया ये एक एक दाना कितना कीमती है। क्या आप थक गए हैं? हाँ माँ, थकान तो हुई है, लेकिन आज हमें डर नहीं लग रहा कि ये खाना पिघल जाएगा या गायब हो जाएगा। और माँ, हम अपनी मेहनत से खाना जमा कर रहे हैं, तो हमें किसी का एहसान भी नहीं लेना पड़ रहा। शाम को जब उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई खाई तो उसका स्वाद उस जादुई चॉकलेट से कहीं बेहतर था। उन्हें एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। देखो बच्चों, जादुई घर ने हमें सिर्फ डर और मुसीबत दी, लेकिन आज की मेहनत ने हमें ये सुकून और पेट भर खाना दिया है। यही असली जादू है। जी माँ, अब हम समझ गए, मेहनत की रोटी ही सबसे मीठी होती है। अगली सुबह जब रानो और बच्चे वापस अपने पुराने पेड़ की ओर लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात फिर से उसी बूढ़ी चिड़िया से हुई। वो अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और चमक रही थी। बेटी रानो, रुको। मैंने सुना कि तुम्हारा वो जादुई घर पिघल गया और तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। अम्मा, वो मेरी ही गलती थी। मैंने अपनी मेहनत के बजाय जादू पर भरोसा किया, लेकिन उस अनुभव ने मेरे बच्चों को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया। अब हमें उस चॉकलेट के महल का कोई दुख नहीं है। बेटी, वो चॉकलेट का घर तुम्हारी परीक्षा थी। तुम उस लालच में फंसी नहीं और मुश्किल समय में भी अपने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लाई। असली जादू लालच में नहीं, बल्कि सही समझ में है। बूढ़ी चिड़िया ने जमीन से कुछ मजबूत सूखे तिनके और अनाज के कुछ सुनहरे दाने उठाए और रानो को दे दिए। ये कोई जादुई बीज नहीं है, बल्कि असली अनाज के दाने हैं। इन्हें बोगी तो फसल उगेगी और ये तिनके इतने मजबूत हैं कि इनसे बना घोंसला कभी आंधी में नहीं गिरेगा। ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। धन्यवाद अम्मा। अब हम मिलकर अपना सबसे मजबूत घर बनाएंगे और इस अनाज को खुद उगाएंगे। रानो और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने पुराने पेड़ पर लौट आते हैं। अब वे जादुई महलों के सपने नहीं देखते, बल्कि सुबह से शाम तक एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। रानो का घोंसला अब जंगल का सबसे मजबूत और सुखी घर बन गया था, क्योंकि उसकी नींव लालच पर नहीं, बल्कि मेहनत और प्यार पर टिकी थी। उस रात खुले आसमान के नीचे रानो और उसके बच्चे बिना किसी डर के गहरी नींद सोए। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन का असली सुख शॉर्टकट में नहीं, बल्कि ईमानदारी में। सुंदरवन जंगल में बर्फीला तूफान आया हुआ था। हर तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और ठंडी हवा का शोर था। एक पेड़ की डाल पर रानो चिड़िया का घोंसला हवा में जोर जोर से हिल रहा था। रानो अपने 3 अंडों को पंखों में छुपाए कांप रही थी। टुन्नू जी, हवा बहुत बहुत तेज है और ये तूफान हमारे घोंसले को हिला रहा है। मेरे पंख भी अब इस भयंकर ठंड से सुन्न पड़ रहे हैं। अगर हम जल्द ही इन अंडों को पर्याप्त गर्मी नहीं दे पाए तो हमारे दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अनमोल, सूरज कुमार, अरफिया, सना फातिमा, मुस्कान शाजिया, सुपी।
जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर के मेरे पंख भी अब इस भयंकर ठंड से सुन्न पड़ रहे हैं। अगर हम जल्द ही इन अंडों को पर्याप्त गर्मी नहीं दे पाए तो हमारे बच्चे इस दुनिया की रोशनी देखने से पहले ही जम जाएंगे और मर जाएंगे। हमें किसी भी तरह उन्हें बचाना होगा। मैं जानता हूँ रानो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घोंसले के सुराख बंद कर सकूं, लेकिन ये बर्फ रुक ही नहीं रही। टुन्नू घोंसले से नीचे उतरकर जमीन पर आता है। वह बर्फ को रेतकर कुछ खोजने की कोशिश करता है ताकि खाकर शरीर में गर्मी ला सके। हे भगवान, सारे दाने, सारे कीड़े बर्फ के नीचे दब गए हैं। अगर हमें खाना नहीं मिला तो हमारे शरीर की गर्मी खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ तो करना होगा। हताश होकर टुन्नू उड़ता हुआ पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, जहां उल्लू बाबा अपने कोटर में बैठे थे। बाबा, हमारी मदद कीजिए। रानो और अंडे ठंड से जम रहे हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। बेटा टुन्नू, इस मौसम में खाना मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर बच्चों को बचाना है तो अग्नि घास ले आओ। वह काली गुफा में मिलती है। उसे घोंसले में रखते ही गर्मी पैदा होती है। उल्लू बाबा की बात सुनकर टुन्नू तुरंत काली गुफा की ओर उड़ चला। हवा उसे पीछे धकेल रही थी। उसकी आंखों में बर्फ चुभ रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे रानो और बच्चों के लिए वह जादुई घास लानी ही होगी। टुन्नू हाफते हुए काली गुफा के बाहर पहुंचा। वहां कालू कौवा और गोरी कवि गुफा के मुहाने पर खड़े थे। उन्होंने गुफा का रास्ता रोक रखा था। कालू भाई नमस्ते, मुझे बस थोड़ी सी अग्नि घास चाहिए। मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। नमस्ते टुन्नू, पर ये घास मुफ्त नहीं है, हमने मेहनत से जमा की है। अगर चाहिए तो बदले में 10 ताजे कीड़े लेकर आओ। हाँ, और अगर कीड़े नहीं ला सकते तो यहाँ से चलते बनो। ये कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन गोरी भाभी, बस, अब और एक शब्द नहीं। यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर इस बर्फीली खाई में गिरा दूंगा। निकलो यहाँ से। टुन्नू खाली हाथ रोता हुआ वापस घोंसले में आया। रानो की हालत अब और खराब हो चुकी थी। मुझे माफ कर दो रानो। कालू ने सारी घास पर कब्जा कर लिया है। वो बिना खाने के घास नहीं देगा और जंगल में खाना है नहीं। आप रोइए मत टुन्नू जी, हमें इस समय टूटना नहीं है। आप तुरंत अंडों पर बैठिए और उन्हें अपने शरीर की बची हुई गर्मी दीजिए। मैं ये खतरनाक काम खुद करने जाती हूँ। एक माँ अपने बच्चों के लिए खाली हाथ वापस नहीं आएगी। मैं किसी भी कीमत पर वह अग्नि घास ढूंढ कर लाऊंगी। रानो उड़कर गुफा के अंदर आ तो गई, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। तालू ने सामने की सारी घास निकाल ली थी। रानो ने हिम्मत नहीं हारी और गुफा में और अंदर तक ढूंढने लगी। अरे देखिए टुन्नू जी, उस काले गहरे कोने में पत्थरों के बीच दबी हुई एक बहुत छोटी सी जड़ अभी भी बची हुई है। ये शायद हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें इसे किसी भी तरह निकालना होगा। रानो ने बिना समय गवाए उस जड़ को अपनी चोंच से पकड़ा। जड़ पत्थरों में फंसी थी, लेकिन रानो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उखाड़ लिया। जैसे ही रानो वो जड़ लेकर बाहर निकली, कालू कौवे ने उसे देख लिया। अरे रुक, ये मेरी गुफा की घास है, इसे तू नहीं ले जा सकती। कालू भैया, आप क्यों इतनी क्रूरता दिखा रहे हैं? ये तो सिर्फ एक छोटी सूखी जड़ है। आपके पास तो घास का पूरा ढेर लगा हुआ है। कृपया हमें ये थोड़ी सी जड़ ले जाने दीजिए। अगर आप हमें रोकेंगे तो मेरे मासूम बच्चे इस ठंड से निश्चित रूप से मर जाएंगे। मुझे परवाह नहीं, ला ये मुझे दे। कालू झपट्टा मारता है। तभी पास के पेड़ से मोर ने छलांग लगाई और कालू के सामने आ गया। पीछे हटो कालू, शर्म नहीं आती एक लाचार माँ से उसका हक छीनते हुए? कुदरत की चीजों पर सबका हक है। मोर को देखकर कालू डर गया और पीछे हट गया। रानो ने मोर को धन्यवाद दिया और उड़ चली। रानो घोंसले में लौटी। वह जड़ सूखी और ठंडी थी। टुन्नू निराश हो गया। रानो, ये तो बुझी हुई है, ये काम नहीं करेगी। ये काम करेगी टुन्नू जी, आप निराश मत होइए। शायद ये जड़ ठंडी और बुझी हुई है, लेकिन एक माँ की ममता और उसका संकल्प इसे जरूर जलाएगा। मैं अपनी पूरी जान लगाकर इसे फूकूंगी और इसे गर्म करके अपने बच्चों को बचाऊंगी।
रानो ने उस जर को अंडों के बीच रखा और अपनी गर्म सांसें उस पर फूंकने लगी। पूरी रात भूखी प्यासी रानो सिर्फ उस घास को फूंक मारती रही। धीरे धीरे रानो की मेहनत से वो जड़ हरे रंग में चमकने लगी और घोंसला गर्म हो गया। अगली सुबह जंगल में शोर मच गया। कालू कौवे के घोंसले से काला धुआं निकल रहा था। बचाओ बचाओ, हमारा घर जल रहा है। लालच का यही अंजाम होता है। तुमने इतनी ज्यादा अग्नि घास जमा कर ली कि उसकी गर्मी से तुम्हारा ही घर जल गया। इधर रानो के घोंसले में एक मीठी आवाज गूंजी, ची ची। अंडे टूट चुके थे और 3 प्यारे बच्चे रानो की गोद में थे। कालू और गोरी, जिनका घर जल चुका था, सर झुकाए रानो के पास आए। रानो बहन, हमें माफ कर दो, हमारे पास अब रहने को जगह नहीं है। आ जाइए कालू और गोरी बहन, मुझे पता है कि आप दोनों ने मेरे साथ कितना बुरा किया, लेकिन इस भयानक तूफान में मैं आपको बेघर दर नहीं छोड़ सकती। जब तक ये बर्फीला तूफान है, आप हमारे पेड़ की निचली डाल पर शांति से रह सकते हैं। मुसीबत में किसी का साथ देना और माफ कर देना ही हमारा असली धर्म है। रानो की छोटी सी सुलगती घास ने न सिर्फ उसके बच्चों को बल्कि उसके दुश्मनों को भी नई राह दिखाई। जंगल में सर्दियों की आहट शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। जंगल के सभी पक्षी अपनी जान बचाने के लिए गर्म देश जाने की तैयारी कर रहे थे। आसमान पक्षियों से भरा हुआ था। रानो बहन, जल्दी तैयारी कीजिए, शाम तक हमें निकलना होगा। अगर हम यहाँ रुके तो बर्फबारी में हम सब जम जाएंगे। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। उसका एक पंख चोटिल था, इसलिए वो लंबी उड़ान भरने से डर रही थी। कालू कौवा पास की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। कालू भैया, आप तो जानते हैं कि कुदरत ने मेरे साथ क्या किया है। मेरा ये पंख अब मेरा साथ नहीं देता और जरा सी ऊंची उड़ान भरते ही इसमें तेज दर्द होने लगता है। हजारों मील का ये सफर मैं कैसे तय करूंगी? बीच रास्ते में किसी तूफान या शिकारी का निवाला बनने से बेहतर है कि मैं अपनी इसी जन्मभूमि की मिट्टी में दम तोड़ दूं। आप सब चले जाइए, मुझे मेरी किस्मत पर छोड़ दीजिए। अगर रानो यहाँ रुकी तो इस बार की ठंड उसे मार डालेगी। उसका घोंसला भी कमजोर है, उसे जाना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। कालू नदी किनारे अकेले बैठा सोच रहा था। वो रानो को समझा समझा कर थक चुका था, लेकिन रानो जिद पर अड़ी थी। कालू को एक कठोर फैसला लेना था। रानो को बचाने के लिए मुझे उसकी नजरों में गिरना होगा। उसे मुझसे नफरत करनी होगी, तभी वो मुझे छोड़कर जाएगी। भगवान, मुझे माफ करना। शाम को जब रानो अपने घोंसले को ठीक कर रही थी, कालू वहां गुस्से में आया। उसने रानो के घोंसले पर एक जोर का धक्का मारा। कालू भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या अपनी आंखों के सामने मेरा तिनका तिनका बिखरता देख आपको जरा भी दया नहीं आ रही? जिसे मैं अपना भाई मानती थी, जिसे मैंने हर सुख दुख में अपना साथी समझा, आज वही मेरे सिर से छत छीन रहा है। क्या एक मामूली से घोंसले के लिए आपकी सालों की दोस्ती इतनी सस्ती हो गई? आप मेरा घर नहीं, मेरा भरोसा तोड़ रही हैं। ये जगह मेरी है, मुझे सर्दियों के लिए बड़ा घर चाहिए। तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। कालू ने रानो का पूरा घोंसला नीचे गिरा दिया। रानो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई जैसा दोस्त ऐसा कर सकता है। कालू भैया, हम तो परिवार की तरह थे, आप इतने बदल कैसे गए? मेरे पास अब कोई छत नहीं है। परिवार? कैसा परिवार? मुझे सिर्फ अपनी जान की परवाह है। निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें चोंच मारूंगा। मजबूरी में रोते हुए रानो ने उड़ान भरी। हरिया तोता और बाकी पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। रानो ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे कालू से नफरत हो रही थी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी कालू भैया, आपने मुझे बेघर कर दिया। रानो बाकी पक्षियों के साथ गरम देश चली गई। कुछ दिनों बाद जंगल में भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। कालू उसी पेड़ पर अकेला बैठा था जहां रानो का घोंसला था। वो ठंड से ठिठुर रहा था क्योंकि उसने अपना घोंसला ठीक नहीं किया था। माफ करना रानो, अगर मैं तुम्हें नहीं भगाता तो तुम नहीं जाती। अब तुम सुरक्षित हो, मेरे लिए यही काफी है।
सर्दियां अपने चरम पर थी। कालू का शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ चुका था। उसे बहुत भूख लगी थी। तभी उसे पेड़ की दरार में एक छोटा सा सूखा बेर मिला। भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैंने इसे खा लिया तो जब रानो वापस आएगी तो वो क्या खाएगी? वो लंबी यात्रा से थकी होगी। कालू ने वो बेर खाया नहीं, बल्कि उसे रानो के लिए सुरक्षित रख दिया। वो अपनी मौत के करीब था, फिर भी उसे रानो की फिक्र थी। सब्र रखो कालू, बस कुछ महीने और, फिर रानो आ जाएगी। 6 महीने बीत गए। सर्दियां खत्म हो गई। गर्म देश में रानो अब पूरी तरह स्वस्थ थी। उसका पंख ठीक हो चुका था, लेकिन उसके दिल का घाव नहीं भरा था। रानो बहन, चलो वापस घर चलने का समय हो गया है। मौसम खुल गया है। मैं जा रही हूँ हरिया दादा, लेकिन उस धोखेबाज कालू से बात नहीं करूंगी। हजारों मील दूर रानो एक हरे भरे पेड़ पर बैठी थी। वहाँ खाने की कमी नहीं थी, लेकिन रानो खुश नहीं थी। वो अभी भी गुस्से में थी। हरिया दादा, मुझे यकीन है अभी कालू वहाँ पूरे पेड़ का राजा बनकर बैठा होगा। उसने मेरे हिस्से का खाना भी जमा कर लिया होगा। वो कितना स्वार्थी है। रानो, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। कालू ने जो किया शायद उसके पीछे कोई वजह हो। कोई वजह नहीं थी दादा, उसे बस मेरा घोंसला चाहिए था। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। पक्षी वापस जंगल लौट आए। जंगल फिर से हरा भरा हो गया था। रानो सीधे अपने पुराने पेड़ की तरफ गई। वो कालू को खरी खोटी सुनाना चाहती थी। आज मैं कालू से पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रानो अपने पेड़ पर पहुंची। वहां अजीब सा सन्नाटा था। कालू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रानो ने देखा कि पेड़ की खोह में कुछ पड़ा है। कालू, कालू भैया, बाहर आइए। डरिए मत, मैं लड़ने नहीं आई हूँ। रानो अंदर झांकती है। वहाँ कालू बैठा था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। वो ठंड से अकड़कर पत्थर हो चुका था। उसके पंजों के नीचे कुछ सूखे बेर दबे हुए थे, जो उसने रानो के लिए बचाए थे। वो अब नहीं बोलेगा रानो। हाँ, वो पूरी सर्दी यहीं बैठा रहा, तुम्हारी जगह की रखवाली करता रहा। हरिया तोते ने रानो को सच बताया। उस दिन उसने जानबूझकर तुम्हारा घर तोड़ा था रानो, ताकि तुम मजबूर होकर हमारे साथ चली जा। वो जानता था कि वो बूढ़ा है और ठंड नहीं झेल पाएगा, लेकिन वो तुम्हें बचाना चाहता था। कालू भैया, ये आपने क्या किया? मुझे बचाने के लिए आप बुरे बन गए। मैं आपको कोसती रही और आप मेरे लिए मर गए। रानो ने कालू के ठंडे शरीर पर अपना सिर रख दिया। जंगल ने उस दिन जाना कि कभी कभी किसी को दूर भेजना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। रानो ने कालू को पेड़ की जड़ों के पास दफना दिया। बसंत ऋतु आ गई थी। रानो ने एक सुंदर लाल फूल तोड़कर वहां रखा। कालू भैया, आप भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन रानो की हर सांस अब आपकी ऋणी है। आपने साबित कर दिया कि दोस्ती निभाने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं, बल्कि दूर रहकर भी किसी की जान बचाना ही असली मोहब्बत है। आप दुनिया की नजरों में बुरे बने रहे, ताकि मैं अच्छी और जिंदा रह सकूं। ये पेड़ अब सिर्फ एक दरख्त नहीं, आपकी शहादत की निशानी है। मैं और मेरे बच्चे हर रोज आपकी इस महानता की गाथा पूरे जंगल को सुनाएंगे। रानो ने उस पेड़ को कभी नहीं छोड़ा। वो मानती थी कि कालू की आत्मा आज भी उस पेड़ की डालियों में बैठकर उसकी रक्षा कर रही है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा प्यार वो नहीं जो जताया जाए, सच्चा प्यार वो है जो निभाया जाए, चाहे उसके लिए बुरा ही क्यों ना बनना। कहानी की शुरुआत जंगल के उस हिस्से से होती है जहाँ सालों से कोई नहीं गया था। वहाँ घना कोहरा छाया हुआ था। सन्नाटे के बीच एक अजीब पेड़ खड़ा था। उस पर लटके बड़े बड़े सफेद मोमोज से भाप निकल रही थी। एक छोटी अनजान चिड़िया रास्ता भटकते हुए वहां आ पहुंची। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वाह, ये क्या है? हाँ, इतनी अच्छी खुशबू, और ये फल तो बिल्कुल मोमोज जैसा दिख रहा है। भगवान ने मेरी सुन ली। चिड़िया धीरे धीरे पेड़ के करीब गई। पेड़ एकदम शांत था, जैसे सो रहा हो।
आओ, मेरे पास आओ नन्हे मेहमान। भूख लगी है ना? ये लो गर्मा गर्म खाना। अरे ये पेड़ तो मुझे बुला रहा है। जरूर ये कोई जादुई पेड़ है। मैं एक मोमोज खाकर देती हूँ। चिड़िया ने जैसे ही एक डाल पर बैठकर मोमोज पर चोंच मारी, अरे ये क्या? मेरी चोंच चिपक गई। मेरे पैर नहीं उठ रहे। छोड़ो मुझे। बेवकूफ पक्षी, मोमोज खाने आई थी, अब तुम मेरा भोजन बनोगी। अचानक पेड़ की टहनियां सांपों की तरह लिपटी और उस चिड़िया को चारों तरफ से जकड़ लिया। पेड़ ने अपना मुंह खोला और उसे निगल गया। चिड़िया खाकर पेड़ ने अपनी टहनियां वापस सीधी कर ली और फिर से एक साधारण शांत पेड़ बन गया। ये तो बस नाश्ता था। अभी कोई बड़ा शिकार आना बाकी है। सुबह की हवा में वो नशीली खुशबू रानो के घर तक पहुंची। बच्चे खुशबू सूंघकर मचलने लगे। माँ, ये कैसी खुशबू है? ऐसा लग रहा है कहीं दावत चल रही है। हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं मेरी प्यारी बेटी, रुक जाओ। अपनी चोंच को इस खुशबू से फेर लो। ये महक सामान्य नहीं है। ध्यान से देखो, ये जंगल के उस घने और अभिशप्त कोने से आ रही है जहाँ सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुँची। प्रकृति का नियम है कि मीठे फलों के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर ये खुशबू तो खुद चलकर हमें बुला रही है। याद रखना बच्चों, बिना मेहनत के मिलने वाली अत्यधिक स्वादिष्ट चीज अक्सर एक जहरीला जाल होती है। हम अपनी मेहनत का ही दाना चुगेंगे, उस अंधेरे की ओर कदम भी नहीं रखेंगे। रानो चिड़िया अपनी चोंच में एक पत्तों से बनी बाल्टी दबाए नदी किनारे पानी भरने आई थी। तभी वहाँ कालू कौवा हवा में जोर जोर से नाक सिकोड़ते हुए उतरा। वो उस नशीली खुशबू से एकदम पागल हो रहा था। अरे रानो बहन, क्या आपने सूंघा? उफ, क्या लाजवाब खुशबू है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में किसी ने शाही दावत का इंतजाम किया है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। हाँ कालू भैया, खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये खुशबू जंगल के उस अंधेरे कोने से आ रही है जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं जाती। मुझे ये किसी खतरे की घंटी लग रही है। अरे रानो, आप हमेशा डरी सहमी रहती हैं। खतरा नहीं, ये तो मोमोज की खुशबू है। पक्का भगवान ने हम जैसे भूखे पक्षियों के लिए कोई चमत्कार किया है। कालू भैया, मेरी बात मानिए। जंगल में बिना मेहनत की इतना स्वादिष्ट खाना मुफ्त में नहीं मिलता। ये कोई जाल भी हो सकता है। कृपया वहाँ मत जाइए। आप अपनी नसीहत अपने पास रखिए रानो बहन। आप यहाँ नदी का फीका पानी पीजिए। मैं तो चला भोजन खोजने। कालू कौवा भोजन की तलाश में उड़ रहा था। तभी उसकी नाक में वो खुशबू गई। उसका लालच जाग उठा। आहा, ये तो शाही मोमोज की खुशबू है। रानो तो डरपोक है। मैं तो आज पेट भर के खाऊंगा। कालू उस रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन जमीन पर अजीब सी शांति थी। वहाँ कुछ पुराने पंख और हड्डियां पड़ी थी, जिन पर कालू ने ध्यान नहीं दिया। वाह, कितने बड़े मोमोज हैं और एकदम गर्मा गर्म। भगवान ने आज मेरी सुन ली। कालू एक डाल पर बैठ गया। उसके सामने एक बड़ा मोमोज लटक रहा था। जैसे ही उसने मोमोज खाने के लिए चोंच मारी, एक अजीब घटना हुई। कालू की चोंच मोमोज से चिपक गई। वह मोमोज आटा नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत गोंद था। मेरी चोंच नहीं खुल रही। तभी पेड़ अचानक जिंदा हो गया। उसकी टहनियां सांप की तरह हिलने लगीं और कालू के पैरों को लपेटने लगीं। यह एक मांसाहारी पेड़ था जो पक्षियों को फंसाता था। एक और मूर्ख पक्षी। लालच ही मेरा भोजन है। अब तुम मेरे नाश्ते बनोगे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। रानो, जिसे अपनी छठी इंद्री पर शक था, वह चुपके से कालू का पीछा करते हुए वहां आई थी। उसने झाड़ी के पीछे से यह भयानक दृश्य देखा। कालू पेड़ की पकड़ में जकड़ता जा रहा था। हे भगवान, यह तो राक्षस है। कालू भैया बुरी तरह फंस गए हैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह पेड़ उन्हें खा जाएगा।
लेकिन मैं इस राक्षस से कैसे लड़ूं? रानो की नजर पास ही उगे एक जंगली लाल मिर्च के पौधे पर पड़ी। उसे एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से ढेर सारी लाल मिर्च अपनी चोंच में भर ली। राक्षस को भूख लगी है ना, अब मैं इसे ऐसा खाना खिलाऊंगी जो यह जिंदगी भर याद रखेगा। पेड़ ने अपना बड़ा सा मुंह खोला जहाँ से वह कालू को निगलने की तैयारी कर रहा था। रानो फुर्ती से उड़कर वहाँ पहुंची। ए दुष्ट राक्षस, अपनी आंखें और मुंह खोल, मैं तेरे लिए असल दावत लाई हूँ। कालू भैया घबराइए मत, अपनी आंखें कसकर बंद कर लीजिए और जैसे ही पकड़ ढीली हो अपनी पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाइएगा। लो राक्षस, ये रही तुम्हारी शाही मिर्च। रानो ने अपनी चोंच में भरी सारी लाल मिर्च का पाउडर और बीज पेड़ के खुले हुए मुंह और उसकी आंखों में डाल दिया। मिर्च लगते ही पेड़ तड़प उठा। उसे जोर जोर से छींकें आने लगी और जलन होने लगी। जलन, ये क्या है? आग, मेरे मुंह में आग लग गई। आह छी। दर्द के मारे पेड़ की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी टहनियां झटकने लगीं। जैसे ही पकड़ ढीली हुई कालू नीचे गिर गया। उसकी चोट से वह चिपचिपा मोमोस छूट गया। रानो ने तुरंत कालू का पंख पकड़ा। कालू भैया जल्दी उड़िए, इससे पहले कि वह संभले हमें भागना होगा। कालू और रानो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से दूर उड़ गए। पीछे पेड़ अपनी डालियां पटक रहा था। बहुत दूर आकर दोनों एक पत्थर पर गिरे। कालू बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। रानो बहन, आज तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं लालच में अंधा हो गया था। अगर तुम नहीं होती तो मेरे बच्चे आज अनाथ हो जाते। शांत हो जाइए कालू भैया, अब खतरा टल गया है। आज कुदरत ने आपको दूसरा जीवन दिया है। मैंने आपसे कहा था ना कि जान बची तो लाखों पाए। जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता और जो महकता है वो हमेशा भोजन नहीं होता। लालच एक ऐसा पर्दा है जो हमारी आंखों के सामने की खाई को भी छिपा देता है। आज के बाद कभी भी किसी ऐसी चीज पर भरोसा मत करना जिसके लिए आपने पसीना ना बहाया हो। चलिए अब घर चले, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। कालू ने उस दिन कसम खाई कि वह कभी किसी अनजान चीज के लालच में नहीं आएगा। उस डरावने पेड़ की कहानी पूरे जंगल में फैल गई और फिर कोई पक्षी उधर नहीं गया।